हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। और एक बार फिर से जय हिंद स्टडी ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम कल बात कर रहे थे बाबर के बारे में। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो बाबर था ये भारत की ओर रवाना हो गया था। और बाबर जब भारत की ओर रवाना हुआ था तो ये पहुंच चुका था कहाँ पे? हरियाणा के पानीपत नामक स्थान पर। और यहीं पर इतिहास प्रसिद्ध एक युद्ध होगा जिसे इतिहास में पानीपत का युद्ध कहा जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि जो बाबर था ये भारत के केंद्र को ढूंढ रहा था। तो जो इब्राहिम लोदी थे, इसके चाचा आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी, ये बाबर को भारत आमंत्रित करते हैं परंतु असफल रहते हैं। फिर यही आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी बाबर को बोलते हैं कि तुम्हारी मदद तो सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो है कौन? राणा सांगा। राणा सांगा को बाबर खत लिखता है और इन दोनों के बीच जो पत्र व्यवहार होता है वो सिलहदी तंवर के द्वारा किया जाता है। सिलहदी तंवर। अब होता क्या है ये देखिए। राणा सांगा बाबर को मदद करने के लिए क्या कर देता है? हाँ कर देता है। और राणा सांगा जब अपने दरबारियों के पास जाता है तो दरबारी से जब राणा सांगा बोलता है कि एक फलाना व्यक्ति आएगा, बाबर आएगा, उसको हमारी मदद करनी है, तो राणा सांगा के दरबारी क्या करते? एक साथ मना कर देते हैं, क्योंकि राणा सांगा और राणा सांगा के सैनिकों ने पहले ही इब्राहिम लोदी को पराजित करा हुआ था। तो राणा सांगा के दरबारी राणा सांगा को बोलते हैं कि ये जो भारी व्यक्ति है ये तुझे आधा भारत दे देगा, इसकी क्या गारंटी है? और इब्राहिम लोदी से तो हम आधा भारत, वैसे भी आधा चाहे तो पूरा ही भारत ले सकते हैं। तो इस चक्कर में राणा सांगा हाँ करने के बाद पानीपत आता ही नहीं। और यहाँ पर बाबर हरियाणा के पानीपत पर आ जाता है, इंतज़ार करता है राणा सांगा कि आज आएगा, कल आएगा। और यहाँ पानीपत के मैदान में खाइयाँ बिछवा देता है। बाबर इस पानीपत के मैदान में अपने प्रसिद्ध तोपची उनको लेकर आया था। बाबर के दो प्रसिद्ध तोपची थे, एक का नाम था उस्ताद अली, और एक का नाम था मुस्तफ़ा अली। तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा अली ये बाबर के दो प्रसिद्ध तोपची थे। और इधर बाबर पानीपत के मैदान में राणा सांगा का क्या कर रहा है? इंतज़ार कर रहा है। परंतु राणा सांगा तो पानीपत के मैदान में आई ही नहीं। और यहाँ बाबर जो था ये चुनौती दे चुका था, निमंत्रण दे चुका था। किसे? राणा सांगा तो आया नहीं, तो ये किसको चुनौती देगा? इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी इब्राहिम लोदी को जैसे ही युद्ध के लिए बाबर ललकारता है तो इब्राहिम लोदी निश्चित तिथि 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी अपनी 5 लाख की सेना के साथ पानीपत के मैदान की तरफ रवाना हो जाता है। इस इब्राहिम लोदी की 5 लाख की सेना में 3 लाख सवार सैनिक रहते हैं। 3 लाख सवार यानी कि जो हाथी और घोड़ों वाले सैनिक, और 2 लाख सैनिक जो रहते हैं, ये 2 लाख सैनिक पैदल सैनिक रहते हैं। ये 5 लाख की सेना जब पानीपत के मैदान में बाबर को आती हुई दिखाई देती है तो बाबर घबरा जाता है, क्योंकि बाबर राणा सांगा के भरोसे हरियाणा के पानीपत के मैदान में आ गया था। परंतु यहाँ पर पानीपत के मैदान में राणा सांगा पहुँचते ही नहीं और बाबर के पास मात्र 20,000 की सेना है। अब इस युद्ध में क्या होगा? बाबर इस युद्ध में इतना अच्छा अपना प्रदर्शन करेगा, इतना अच्छा युद्ध का नेतृत्व करेगा, जिसमें बाबर अपनी 20,000 की सेना के साथ इब्राहिम लोदी की 5 लाख की सेना को पराजित करेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि बाबर अपने साथ प्रसिद्ध तोपची उनको लेकर आया था। बाबर के दो प्रसिद्ध तोपची थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा अली। पानीपत का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध के पहले भारत में किसी भी युद्ध में तोपों का प्रयोग नहीं किया गया था। अब होता क्या है, जब आमने सामने इब्राहिम लोदी और बाबर की सेना आती है तब ये जो 3 लाख सवार सैनिक रहते, हाथी घोड़े ऊंट वाले, ये जब तोपें चलती हैं तो क्या होता है, इन्हीं की सेना में भगदड़ मच जाती है, क्योंकि आज तक तो इन जानवरों ने आवाज़ नहीं सुनी और इन्हीं भगदड़ में कुचलकर मर जाते हैं सैनिकों।
और इस युद्ध को फिर बाबर क्या करता है, जीत लेता है। तो बाबर ने तोपों की मदद से, तोपों का प्रयोग किया गया था इस पानीपत के युद्ध में, तो बाबर क्या करता है, इब्राहिम लोदी को इस युद्ध में पराजित कर देता है। और पराजित करने के पश्चात जो बाबर रहता है ये क्या करता है, दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। और दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात ये जाता है आगरा, और आगरा पर भी क्या कर लेता है, ये अधिकार कर लेता है। आप लोग सोचो कितना अच्छा नेतृत्व करा था इस युद्ध में बाबर ने कि 20,000 की सेना के साथ इब्राहिम लोदी की 5 लाख की सेना को पराजित कर दिया था। हालांकि यहाँ पर बाबर जो अपने सैनिकों को बोल के लाया था, परंतु वैसा कुछ था नहीं, क्योंकि राणा सांगा ने यहाँ पर हेल्प नहीं करी थी। और इब्राहिम लोदी के जो घोड़े ऊँट थे, इन्होंने कभी भी तोपों की आवाज़ नहीं सुनी थी, तो उन्हीं तोपों की आवाज़ों में कुचल कर क्या हो जाते हैं, इब्राहिम लोदी की सेना मर जाती है कि। और साथ ही साथ में आप लोग ये बात भी याद रखना कि सल्तनत काल में दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक हुआ था इब्राहिम लोदी, जो युद्ध स्थल पर, युद्ध मैदान में क्या हुआ था, मारा गया था। और इसके मरने के पश्चात बाबर क्या करता है, दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लेता है। और इस प्रकार भारत में मुगल सल्तनत की नींव डलती है। जैसे ही इब्राहिम लोदी को बाबर पराजित करता है तो बाबर कलंदर की उपाधि धारण करता है और काबुल में चांदी के सिक्के बंटवाता है। ठीक है, तो ये पानीपत का पहला युद्ध याद रखिएगा आप लोग, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और इस युद्ध में बाबर का सपोर्ट नहीं करा था कहने के बावजूद भी, किसने, राणा सांगा ने। तो बाबर दिल्ली को जीत चुका है, और बाबर दिल्ली जीतने के पश्चात अब पहुंच चुका है कहाँ पे, आगरा में। और आगरा में अब बाबर बैठा हुआ है, और इस आगरा में बाबर के दिमाग में सिर्फ एक ही व्यक्ति चल रहा है। आगरा में अभी बैठा हुआ है कौन, बाबर, और बाबर के दिमाग में सिर्फ एक ही व्यक्ति चल रहा होगा, राणा सांगा। क्योंकि राणा सांगा ने मदद ही नहीं करी थी किसकी, बाबर की, पानीपत के मैदान में। तो बाबर वैसे ही खुन्नस खाए बैठा हुआ था। तो बाबर राणा सांगा से लड़ना चाहता था, तो कोई ना कोई तो बहाना चाहिए, डायरेक्ट तो लड़ेंगे नहीं। तो बाबर क्या करता है, एक बहाना ढूंढता है, प्लान कर रहा है आगरा में बैठे बैठे कि किस तरीके से राणा सांगा से लड़ा जाए। तो बाबर प्लान करता है, और प्लान में एक नदी रहती है जिस नदी को बोलते हैं पीलिया खार नदी। पीलिया खार नदी ये आगरा और मालवा के बीच में पड़ती है पीलिया खार नदी। और इस पीलिया खार नदी पर 1519 में राणा सांगा क्या करते हैं, अधिकार कर लेते हैं। और जब पानीपत का युद्ध जीत लेता है बाबर, तो क्या करता है बाबर, इस पीलिया खार नदी पर कब्जा कर लेता है। वो इसलिए कर लेता है क्योंकि बाबर को तो युद्ध करना है राणा सांगा से, परंतु कोई ना कोई तो बहाना चाहिए, तो बहाना बना लेता है कौन सी नदी का, पीलियाखार नदी का। और पीलियाखार नदी पर क्या करता है, जो बाबर कब्जा कर लेता है, और इस बात का पता चलता है किसको, राणा सांगा को। और हमारे राणा सांगा भी एकदम अजय देवगन टाइप के हैं, जब भी इनको बोलो कि लड़ने चलना है तो लोअर टी शर्ट में भैया चलो लड़के आते हैं। इसमें क्या थे, हमारे राणा सांगा बहुत महत्वाकांक्षी थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा में इसकी बहुत बड़ाई की है राणा सांगा की, कि ये राजपूत इतना महत्वाकांक्षी कि ये संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व पर अपनी छाप छोड़ सकता था। परंतु राणा सांगा का भी एक दो गलत नंबर डायल होंगे, देखना आप लोग। देखो, तो बाबर ने क्या करा, पीलिया खान नदी पर कब्जा कर लिया, और इस बात का पता चला किसे, राणा सांगा को। तो राणा सांगा ने बाबर को खत लिखा कि भैया पीलिया खान नदी पर हिस्सा हमारा है, कब्जा हमारा है, तू हिस्सा छोड़ दे। बाबर बोलता आजा युद्ध लड़ ले। अब इधर देखो आप लोग, बाबर पानीपत के मैदान में 20,000 सैनिकों को लेके जाता है इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए। तो वहां पर ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी सैनिक में जूते नहीं पड़े होंगे, कोई से ऐसे सैनिक भी होंगे, क्योंकि डरे डरे तो सैनिक थे, क्योंकि 5 लाख की सेना आई थी इब्राहिम लोदी की, तो डर गए थे। और डरे हुए सैनिक जो थे उन्हीं को अब लड़वाने ले जाता है, किसके पास, राणा सांगा के पास। तो यहाँ पर देखो अब होगा क्या, बाबर क्या करता है, अपने सैनिकों को नहीं भेजता है ना, बाबर भेजता है किसको, यहाँ से युद्ध के लिए बाबर के दामाद को। बाबर का दामाद रहता है मेदिनी राय ख्वाजा। तो देखो, ये मेदिनी राय ख्वाजा पहुंच जाता है बयाना नामक स्थान पे, और यहाँ पर एक इतिहास प्रसिद्ध युद्ध होगा, बयाना का युद्ध। देखो, ये जो बयाना युद्ध है ये हुआ था 16 फरवरी 1527 को।
अब क्या हुआ था, इधर बाबर ने निमंत्रण दे दिया राणा सांगा को कि भैया मैं तो नदी का हिस्सा नहीं छोड़ूंगा, यदि तेरे को छुड़वाना ही है तो आजा मुझसे लड़ ले। तो बाबर क्या करता है, मेदिनी राय ख्वाजा यानी कि अपने दामाद को राणा सांगा से लड़ने के लिए भेज देता है, और राणा सांगा इधर अपनी पूरी सेना के साथ पहुंच जाता है कहाँ पे, बयाना के मैदान में। और यहाँ पर राणा सांगा और उसके सैनिक के बीच घमासान युद्ध होता है मेदिनी राय के बीच। और इस युद्ध में क्या होता है कि ये जो राणा सांगा के सैनिक रहते, ये मेदिनी राय ख्वाजा की बुरी तरीके से पिटाई करते हैं, यानी कि मेदिनी राय ख्वाजा बाबर की सेना इस बयाना युद्ध में बहुत बुरी तरीके से पराजित होती है। और ये जो युद्ध होता है बयाना युद्ध, ये भी राणा सांगा के द्वारा जीत लिया जाता है। और जब राणा सांगा के सैनिकों इस युद्ध को जीतते हैं तो जोश ही जोश में कहते हैं कि तैमूर तो भाग गया, तैमूर तो भाग गया, तैमूर तो भाग गया, तैमूर तो भाग गया। ऐसे नारे क्यों लगाए थे राणा सांगा के सैनिकों ने, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो बाबर था ये तैमूर वंशी शासक था। तैमूर वंश का ये पिता की ओर से 5वां वंशज था और माता की ओर से ये चंगेज खां का 14वां वंशज था। मतलब चंगेज खां और तैमूर का खून था बाबर। और इसी तैमूर ने क्या करा था, हमारे भारत में जब दिल्ली सल्तनत का शासन था, तो जब तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत में थी, तो जो तुगलक वंश के अंतिम सुल्तान थे नासिरुद्दीन महमूद शाह, इसके शासनकाल में क्या हुआ था, हमारे भारत में 1358 ईस्वी 98 में तैमूर ने आक्रमण करा था। और जैसे ही भारत में तैमूर आया था तो नासिरुद्दीन महमूद शाह और उसका एक मंत्री था मल्लू इकबाल, ये दोनों की दोनों क्या करते, दिल्ली छोड़ के भाग जाते। इतना खौफ था तैमूर का। सोचो आप लोग, तैमूर भारत आता है, दिल्ली को लूटता है, दिल्ली में कत्लेआम मचाता है। उसी तैमूर का वंशज बाबर और उसी के दामाद की सेना को आज राणा सांगा और उसके सैनिक पराजित कर देते हैं। तो जोश ही जोश में बोलते हैं तैमूर तो भाग गया, तैमूर तो भाग गया। यदि आज बाबर भी या फिर आज हमारे सामने तैमूर भी होता तो आज वो हमारे से बच नहीं पाता। यानी कि ये बयाना युद्ध जो था ये राणा सांगा के द्वारा क्या कर लिया जाता है, ये जीत लिया जाता है। और इधर से भैया मेदिनी राय ख्वाजा और बाबर के सैनिक जूते खाते हुए कहाँ पहुँचते हैं, बाबर के पास। अब देखो ये जो बयाना युद्ध था, ये बयाना युद्ध राणा सांगा ने क्यों जीत लिया, ये इसलिए जीत लिया था क्योंकि बाबर ने इस मेदिनी राय को भेजा सबसे पहली बात, और इसके साथ तोप खाना नहीं भेजा था। ना तो तोप खाना भेजा, ना तो अपने प्रसिद्ध तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा अली को भेजे थे, जिस कारण माना जाता है कि राणा सांगा के द्वारा ये युद्ध जीत लिया गया था। अब क्या हुआ, इधर से राणा सांगा अपने घर चले जाते हैं और यहाँ पर पार्टी वार्टी चलती है भैया, क्योंकि अभी तो युद्ध जीत लिया। और इधर ये बाबर क्या करता है, प्लान करता है क्या अब किस तरीके से राणा सांगा को हराना है, क्योंकि दिमाग में तो था बाबर के पहले ही। और अभी बयाना युद्ध में भी देख लिया, पूरा सुझा के मारा मेदिनी राय ख्वाजा और उसकी सेना को, बाबर की सेना को। और बाबर की सेना बेचारी पानीपत के मैदान में जूते खाए, बयाना युद्ध में जूते खाए। अब आगरा में वापस बैठा हुआ है कौन, बाबर। और यहाँ पर जो बयाना युद्ध से हारे सैनिक आए थे, इनको क्या करता है, तैयार करता है और इनको तैयार करके ले जाता है कहाँ पर, राजस्थान में। राजस्थान में एक स्थान है खानवा, और यहाँ पर इतिहास प्रसिद्ध युद्ध होगा खानवा का युद्ध। ये देखिए जो राजस्थान है, राजस्थान में एक तहसील पड़ती, भरतपुर तहसील, भरतपुर। और इस भरतपुर तहसील में एक जगह भूपवास, भूपवास, इस भूपवास नामक स्थान पर एक नदी बहती है जिसका नाम है गंभीर नदी। इस गंभीर नदी के किनारे इतिहास प्रसिद्ध एक युद्ध लड़ा था जिसे खानवा का युद्ध कहा जाता है। तो बाबर क्या करता है, खानवा के मैदान में आ जाता है। बाबर क्या करता है, खानवा के मैदान में आ जाता है और यहाँ पर क्या करता हैगा, अपने प्रसिद्ध तोपची उनको लेकर आता है। मैंने बताया आप लोगों को बाबर के प्रसिद्ध तोपची थे एक उस्ताद अली और मुस्तफ़ा अली, इन दोनों को ले आता है, पूरा युद्ध मैदान सजा लेता है, अपनी तोपें बिछवा लेता है, खाइयाँ खुदवा लेता है, पूरे सैनिकों को क्या करता है ये यहाँ पर सजा देता है। आप लोग देखना इस खानवा के युद्ध में बाबर किस तरीके से फाइट करेगा। अभी तो बाबर आगरा से आया है जैसे तैसे अपने सैनिकों को तैयार करके,
और कुछ डरे डरे से सैनिक भी थे, जैसे तैसे बाबर के साथ आते हैं और यहाँ आ जाते हैं। कहाँ पर? खानवा में। और इस खानवा में आने के बाद बाबर क्या करता है, निमंत्रण दे देता है। किसको? राणा सांगा को, कि भैया आजा लड़ ले। अब देखो, एकदम से जैसे ही राणा सांगा के पास निमंत्रण जाता है तो राणा सांगा भी एक बार घबरा जाता है। क्यों घबरा जाता है? तो देखो, ये जो खानवा युद्ध हुआ था, ये हुआ था 17 मार्च वाले दिन, 17 मार्च 1527 को। और इसके एक महीने पहले ही लगभग, कब? 16 मार्च, 16 अप्रैल 1527। तो 16 अप्रैल, सॉरी 16 फरवरी, गलत लिख दिया थोड़ा सा। देखो, 16 फरवरी 1527 को एक युद्ध हुआ था। अभी कौन सा? बयाना युद्ध। और बयाना युद्ध को जीत लिया था किसने? राणा सांगा ने। पार्टी सार्टी चल रही। और ये इस बयाना युद्ध से खानवा युद्ध के बीच का समय देखिए आप, लगभग 1 महीना हो चुका है। इस 1 महीने में क्या करा था, इस बाबर ने अपने सैनिकों को तैयार करा था, और तैयार करने के बाद ये लाया था खानवा के मैदान में। अब राणा सांगा को जैसे निमंत्रण देता है 17 मार्च 1527 को, तो वैसे ही क्या होता है, राणा सांगा भी घबरा जाते हैं। और राणा सांगा जैसे ही घबराते हैं तो क्या होता है, भारतीय इतिहास में पहली बार राणा सांगा निमंत्रण प्रथा स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि राणा सांगा के झंडे के नीचे 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार, ये क्या करते थे, अपनी सेवाएं देते थे लगातार। जब भी राणा सांगा को ज़रूरत पड़ती थी तो अपने 9 राजाओं, 9 राव, 7 राजा और 104 सरदारों को क्या करता था, ये अपने अंडर में रखता था। तो जैसे ही पता चला कि भैया बाबर ने निमंत्रण दिया है युद्ध करने के लिए, युद्ध के लिए ललकारा है, तब राणा सांगा जब घबराते हैं तब क्या करते हैं, भारतीय इतिहास में पहली बार निमंत्रण प्रथा स्टार्ट करते हैं। राणा सांगा अपने 9 राजा, 7 राजा, 9 राव और 160 सरदारों को क्या करते हैं, खत लिखते हैं कि अपने को बाबर से लड़ना है। तो अब राणा सांगा के निमंत्रण पर आने वाले जो व्यक्ति थे, उनमें कौन कौन व्यक्ति थे जो कि खानवा के मैदान में आए थे। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे कि राणा सांगा ने जब निमंत्रण दिया था तो उसके निमंत्रण में आने वाले कौन कौन व्यक्ति थे। तो देखिए, सबसे पहला जो व्यक्ति था जो आया था वो था चंदेरी का राजा, जिसका नाम था मेदिनी राय, है ना। ये कहाँ का शासक था? चंदेरी का शासक था। चंदेरी का शासक मेदिनी राय। इसके बाद आते हैं इब्राहिम लोदी का भाई आता है, इब्राहिम लोदी का भाई आता है महमूद लोदी। इब्राहिम लोदी का भाई रहता है महमूद लोदी। इसके बाद आता है मारवाड़ का शासक राव गांगा और राव गांगा का पुत्र नाम रहता उसका मालदेव। इसके बाद आते बीकानेर के शासक रहते कुंवर कल्याणमल। इसके बाद आते हैं आमेर से आता है पृथ्वी सिंह। इसके बाद राणा सांगा के ससुर भी आते हैं, नरवद हाड़ा। एक सेकंड। फिर जगनेर भरतपुर से आते हैं, जगनेर भरतपुर से आते हैं अख्यराज दूधा। सिरोही से आते हैं अशोक परमार। मेवात का मुस्लिम सेनापति आता है, हसन खां मेवाती।
राजपूत सरदार, सिलहदी तंवर, सिलहदी तंवर और राजपूत झाला सरदार। देखो, सबसे पहले तो जब राणा सांगा ने निमंत्रण दिया था तो इसके निमंत्रण में जो आने वाले राजा महाराजा थे, इन 104 सरदार, 9 राव और 7 राजाओं में चंदेरी का शासक मेदिनी राय, इब्राहिम लोधी का भाई आता महमूद लोधी, मारवाड़ का शासक आता राव बांगा और उसका पुत्र मालदेव, बीकानेर के शासक आमेर से पृथ्वी सिंह, राणा सांगा का ससुर आता है, जगनेर भरतपुर से अखेरा दूधा आ जाते हैं, सिरोही से अशोक परमार और मुस्लिम सेनापति हसन का मेवाती, राजपूत सरदार आता सिलहदी तंवर और राजपूत झाला सरदार। ये सभी के सभी अपनी सेना लेके पहुंच जाते राणा सांगा के पास खानवा के मैदान में। अब भैया देखो यहाँ होता क्या, अभी बाबर के सैनिक बेचारे कूट कुटा के आए बयाना युद्ध में, थके हारे सैनिक, और एकदम से जब ये सभी के सभी घमासान अपनी सेना लेके कहाँ पर आते, इस खानवा के मैदान में, तो सैनिकों को और डर लगता, क्योंकि भैया अब सैनिकों ने तो सीधे के सीधे ऐसे हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई बाबर हमसे नहीं लड़ा जाएगा। और बाबर यहाँ पर सैनिकों को तैयार करता है कि यार एक बार तो लड़ लो, एक बार तो तुम मेरा साथ दो, आज से मैं ना शराब नहीं पीऊंगा। सैनिकों ने बोले यार वो बचने देगा राणा सांगा तब तो तू शराब पिएगा। मैं मुस्लिमों पर लगने वाला तमगा कर नहीं लूंगा। पहले मुस्लिम से क्या किया जाता है, कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। तो बाबर ने यहाँ पर वही क्या करी, चॉकलेट दी सैनिकों को कि यार आज से मैं तुम्हारे ऊपर लगने वाला तमगा कर नहीं लूंगा, शराब नहीं पीऊंगा। क्योंकि बाबर शराब पीता था दिन भर के दिन भर, कहीं इधर वाइन शॉप पे जाना, कहीं उधर वाइन शॉप पे जाना, गाड़ी में लेके ही चलना, पता चले कहीं पर ठेके वेके खुले नहीं मिले। सैनिकों को इस बात का पता चला कि भैया आज तेरे को इस्लाम दिख रहा है, आज से तो टैक्स नहीं ले रहा, हम बचेंगे तो तेरे को टैक्स देंगे। परंतु फिर भी बाबर क्या करता, अपने सैनिकों में ऐसा जोश डालता है कि ये जो सब तुम्हारे सामने दिख रहे हैं ना, जितने भी दिख रहे हैं ये खड़े हुए, ये सभी की सभी कौन है, ये इस्लाम के दुश्मन है। यदि आज तुम मेरी मदद करोगे तो क्या होगा, आज यदि तुमने मेरी मदद करी, यदि हम इस युद्ध को जीतते हैं तो सभी के सभी गाजी कहलाओगे, और यदि सभी के सभी हारे हम लोग तो क्या कहलाएंगे, शहीद कहलाएंगे। भैया इस युद्ध को बाबर धर्म युद्ध घोषित कर देता है, और इस धर्म युद्ध को घोषित करने के बाद जिहाद का नारा दे देता है। और जैसे ही जिहाद सुनते हैं बाबर के सैनिकों तो जोश आ जाता वापस से। अब जोश आता उतने में क्या होता है, बाबर का एक ज्योतिष रहता है, नाम था उसका मोहम्मद शरीफ। ये पता नहीं मोहम्मद शरीफ जो रहता है ये कहाँ से भटकते भटकते आता है खानवा के मैदान में, और जैसे ही आता है और सामने से ये इतनी विशालकाय सेना देखता है राणा सांगा की, तो मोहम्मद ज्योतिषी रहता है बाबर का, और ये जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि यार बाबर तो हारेगा, बाबर तो हारेगा। और जैसे ही इस मोहम्मद शरीफ की बातें सुनते कौन, सैनिकों, तो सैनिकों ने एकदम से बोल देते यार बाबूजी भी अब तो बोल रहे हैं बाबर तो हारेगा, हम तो इसको पहले ही बोल रहे थे कि ये तो हारेगा, परंतु जबरदस्ती हमको यहाँ पर जूते खिलवाने के लिए बुलवा लिए। अब यहाँ पर कुछ सैनिक थे बेचारे दुबले पतले ऋतिक रोशन जैसे, उन्होंने आपस में बात करी और बोले यार अपन तो एक काम करते हैं, इस युद्ध में हारेंगे मरेंगे दर्द होगा, इससे अच्छा अपन राणा सांगा के पास चलते हैं और बोलते हैं भैया तू तो एक ही बार में क्या करना, हमारी गर्दन काट देना, कम से कम दर्द तो नहीं होगा, नहीं तो अभी जाएंगे फिर मारेगा फिर दर्द होगा, फिर मारेगा फिर दर्द होगा। तो इस दर्द से अच्छा है कि एक ही बार जाएं, गर्दन नीचे करें और एक ही बार में तो काम खलास कर दे। परंतु जैसे ही बाबर इस युद्ध को धर्म युद्ध जिहाद घोषित करता है, वैसे ही सभी सैनिक क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं, और इस युद्ध में बाबर प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग करेगा। अभी आप लोगों ने देखा था कि बाबर ने तोपखानों का प्रयोग किया था पानीपत के मैदान में। अब बाबर किस तरीके से तुलगमा नीति का प्रयोग करेगा और इस युद्ध में राणा सांगा जैसे महान महत्वाकांक्षी शासक को इतनी सारे लोगों के साथ क्या करेगा, फाइट करेगा और ये युद्ध को क्या कर लेगा, जीत लेगा। तो आप लोगों को मैं अब बताता हूँ तुलगमा नीति क्या है। देखो
अब यहाँ पे तुलगमा नीति में ये देखो, तुलगमा नीति क्या है एक्चुअल में, मान लीजिए ये खानवा का मैदान है और इस खानवा के मैदान में बाबर तो पहले ही आ गया। बाबर ने क्या करा, यहाँ पर अपने पहले से ही क्या कर रखे, तोपखाने भिजवा दिए भैया सबसे आगे आगे, उसके पीछे अपने सैनिकों को खड़ा करवा दिया, है ना, और गाइडेंस कर रहा है इन सैनिकों को। कहाँ पर, सबसे पीछे खड़े हुए, यहाँ पर कौन खड़ा है, यहाँ पर खड़ा हुआ है बाबर, और इसके साथ में खड़ा हुआ है बाबर का बेटा हुमायूं, और एक खड़ा हुआ है बाबर का सेनापति जो बाबर का दामाद भी बयान युद्ध में जिसने जूते खाए थे, कौन, मेदिनी राय ख्वाजा। मैंने आप लोगों को बताया है कि जो बाबर था ये 20,000 की सेना के साथ आया था। तो बाबर क्या करता है, युद्ध मैदान में 10,000 सैनिक तोप सब आगे बिछवा देता है, 10,000 सैनिक, और 5,000 सैनिक इधर खड़े करवा देता है, और 5,000 सैनिक इधर खड़े करवा देता है। मतलब ये तुलगमा नीति में अपना युद्ध मैदान क्या करता है, सजा लेता है, और पीछे खड़े खड़े क्या करता है, बाबर नेतृत्व करता है। एक साइड खड़ा हुआ इसका बेटा हुमायूं और एक साइड खड़ा है इसका दामाद मेदिनी राय ख्वाजा। अब देखो बाबर ने जैसे ही निमंत्रण दिया था, किसको, राणा सांगा को, तो राणा सांगा के साथ जितने भी निमंत्रण में आने वाले थे वो एकदम से आ गए कि चलो रे कौन है कौन है कौन है, और युद्ध मैदान सजाया नहीं, और जहाँ देखो वहाँ चितिर पितिर क्या हो गए, खड़े हो गए सभी के सभी। अब युद्ध मैदान संभला नहीं इनसे, कहीं की कहीं जाके खड़े हो गए। अब आप लोग सोचो, जैसे मान लो आप लोगों ने पीएससी की एग्ज़ाम दी है ना, प्री निकल गई, और 1 महीने तक तैयारी नहीं करी और एकदम से मेंस आ गई, तो आप लोगों से निकलेगी क्या मेंस, नहीं। ऐसे ही हुआ था राणा सांगा के साथ, प्री निकाल ली राणा सांगा ने और एकदम से मेंस आ गई। और मेंस आई तो ये जमाने भर के नोट्स बटोर के पहुंच गए कहाँ पे, वहीं खानवा के मैदान में। और यहाँ पर क्या हुआ, घमासान युद्ध हुआ। अब यहाँ पर राणा सांगा जो थे, राणा सांगा ये देख रहे थे कि भैया यार वो सब तो ठीक है, अपन फाइट वाइट तो कर लेंगे इन सैनिकों से सबसे, परंतु इन तोपों का क्या करेंगे भैया, इतनी लंबी लंबी गोलियां चलती हैं, पता नहीं क्या है ये, उसमें से क्या निकलता है, इससे कैसे फाइट करेंगे। अब क्या होता है, दोनों की सेना के बीच घमासान युद्ध होता है भैया, सीधे के सीधे ही राणा सांगा और दूसरे सैनिक सीधे के सीधे तोपों के सामने आ जाते हैं। अब बताओ, सीधे के सीधे तलवार ढाल लेके तो गोली के बीच में जाएंगे तो ज़्यादा देर तक टिक पाएंगे क्या, नहीं टिक पाएंगे। तो यहाँ से क्या होता है, धड़ाधड़ तोपों के सामने आते और मरते जाते हैं मरते जाते हैं मरते जाते हैं। और इसी बीच क्या करता है बाबर, अपने इन सैनिकों को, ये जो लेफ्ट और राइट साइड में, इनको बोल देता भैया घेर दो, तो ये पीछे से आकर और क्या कर लेते हैं, इनको घेर लेते हैं। अब चारों तरफ से राणा सांगा की सेना क्या हो जाती है, घिर जाती है। और इसी समय क्या होता हैगा कि जो राणा सांगा रहते हैं ये स्पेशल अपने घोड़े पर बैठे रहते हैं, और इनको क्या होता है, एक तीर लगता है और ये घोड़े से नीचे टपक जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। और जैसे ही गिर जाते हैं तो भैया अब देखो क्या होता है, ये जो सैनिक है ये देखते रहते हैं कि भैया हमारा राजा लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है। तो एकदम से क्या होता हैगा, जब जैसे ही इनको तीर लगता है ये नीचे गिरते हैंगे, तो क्या होता है, इनका जो मुकुट रहता है वो धारण कर लेता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था झाला सरदार के बारे में। तो ये जो झाला सरदार रहते हैं ये क्या करते हैंगे, जो राणा सांगा रहते हैं इनका राजमुकुट धारण कर लेते और घोड़े पर बैठ जाते हैंगे। क्योंकि भैया अभी, क्योंकि इस समय फोन वोन तो थे नहीं, मोबाइल वोबाइल तो चलते नहीं थे, मीडिया वीडिया थी नहीं, है ना, सिर्फ घोड़ा या स्पेशल हाथी रहता था, और सैनिकों को पता चल जाता था कि भैया हमारा राजा अभी लड़ रहा है। परंतु एकदम से गिर गए तो सैनिकों को ऐसा नहीं लगे कि हमारे राजा कहीं मर नहीं गए हों, कहीं हार नहीं जाए हम लोग युद्ध, तो वो हथियार वैसे ही डाल देते थे। तो एकदम से जैसे ही राणा सांगा गिरे, तो राणा सांगा के गिरने के पश्चात इनका जो वफादार झाला सरदार था, इसने क्या करा, राणा सांगा का राजमुकुट धारण करा और फिर घोड़े पर बैठकर क्या करने लगा, ये फाइट करने लगा, युद्ध को जारी रखा। और जब राणा सांगा क्या हो गए थे, भयंकर घायल हो गए थे, तो इनको क्या करा जाता है, बसवा ले जाया जाता है। और बसवा जब ले जाया जाता है तो इनकी क्या होती है, नींद खुलती है, बेहोश तो हो ही जाते हैं, बसवा ले जाया जाता है तो बसवा में इनकी नींद खुलती है। राणा सांगा उठते हैं और पूछते हैं कि भैया क्या हुआ, मेरे को यहाँ क्यों लिया है। तो इनको यहाँ पर पता चलता है कि राणा सांगा अपन तो युद्ध कब के हार चुके हैं। अब ये युद्ध क्यों हार गए थे, क्योंकि देखो यहाँ पर जैसे राणा सांगा को लगा था तीर और घायल हो गए थे, तो झाला सरदार ने क्या करा था, राजमुकुट धारण करा था और बाबर के सामने आ गए थे। अब बाबर और राणा सांगा, ये सॉरी झाला सरदार और बाबर, ये दोनों जब आमने सामने होते तो बाबर क्या करता, एक तलवार निकलता
और एक गर्दन पे देता है खींच के, किसके, झाला सरदार के। तो झाला सरदार की जो गर्दन रहती वो अलग हो जाती और इधर झाला सरदार अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर बाबर जो रहता है वो उस सोच में पड़ जाता है कि यार राणा सांगा इतना कमजोर तो नहीं था कि तलवार की एक ही बार से मर जाए। तो क्या होता है, बाबर जाता है और मुंडी उठा कर देखता है, तो देखता है कि राणा सांगा तो है ही नहीं, ये तो कोई और है। तो बाबर यहाँ जोश ही जोश में चिल्लाने लगता है कि हम ये युद्ध जीत चुके हैं, हम ये युद्ध जीत चुके हैं। और यहाँ पर जब बसवा में राणा सांगा की जब नींद खुलती है तो यहाँ पर क्या होता है, राणा सांगा बोलता है चलो मेरे को लेके चलो वापस वहीं। तो जब इसको वापस युद्ध मैदान लाया जाता है तो कालपी में ही क्या हो जाती है, राणा सांगा की मौत हो जाती है। और फिर राणा सांगा को मांडलगढ़ ले जाया जाता है और इस मांडलगढ़ में क्या किया जाता है, राणा सांगा का दाह संस्कार किया जाता है। तो ये पूरी तुलगमा नीति थी दोस्तों, जिसमें खानवा का जो युद्ध है ये इतिहास प्रसिद्ध युद्ध है। इसमें मैं कुछ और चीज़ें अभी आप लोगों को बताऊंगा। तो इस युद्ध में राणा सांगा बुरी तरह पराजित होते हैं और ये युद्ध बाबर के द्वारा क्या कर लिया जाता है, जीत लिया जाता है। और युद्ध मैदान से राणा सांगा की पत्नी रहती है, नाम रहता है उनका कर्मावती। इस कर्मावती को बाबर अपनी क्या करता है, हिंदू पुत्री घोषित कर देता है। हिंदू पुत्री क्या करता है, घोषित करता है। ये आप लोग याद रखना, कर्मावती को बाबर अपनी हिंदू पुत्री घोषित करता है, यानी कि हुमायूं की एकमात्र हिंदू बहन कौन थी, कर्मावती। और कर्मावती हिंदू थी और कर्मावती का एकमात्र मुगल भाई कौन था, तो नाम याद रखना हुमायूं, क्योंकि हुमायूं छोरा था किसका, बाबर का। अब ये युद्ध जीत लिया जाता है बाबर के द्वारा और इस युद्ध में बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है। इस युद्ध को धर्म युद्ध घोषित करता है। ठीक है, अब देखो इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था, देखो इसमें इतने लोग आए थे, सभी के सभी क्या हुए, पराजित हुए। भारतीय इतिहास का खानवा का युद्ध ये पहला युद्ध था जिसमें उत्तर भारत के 3 राजा शामिल हुए थे, जिसमें चंदेरी का राजा था मेदिनी राय, इब्राहिम लोदी का भाई था कौन, महमूद लोदी, और मारवाड़ का शासक था राव गांगा और उसका पुत्र मालदेव। ठीक है, तो आप लोग याद रखना कि ये जो युद्ध है खानवा का युद्ध, ये भारतीय इतिहास का पहला ऐसा युद्ध है जिसमें भारत के सभी हिंदू राजपूत इकट्ठा हुए थे। परंतु बाबर की युद्ध नीति जो थी, तुलगमा नीति, इस युद्ध नीति के आगे इसकी राणा सांगा की जो सेना थी ये क्या हुई थी, टिक नहीं सकी थी और ये युद्ध भी फिर बाबर के द्वारा जीत लिया जाता है। अब देखो बाबर का जो अगला अटैक रहता है वो अगला अटैक रहता है किसके ऊपर, चंदेरी के ऊपर, क्योंकि चंदेरी का जो सांसद था या राजा बोले मेदिनी राय, ये क्या था, राणा सांगा का मित्र था और राणा सांगा का खानवा युद्ध में इसने सपोर्ट भी किया था। तो स्वाभाविक सी बात थी कि अब मेदिनी राय को क्या करेंगे, बाबर लड़ने जाएंगे। तो अब क्या हुआ, बाबर का जो नेक्स्ट अटैक था वो चंदेरी के विरुद्ध था। 29 जनवरी 1528 को क्या करता है, बाबर चंदेरी जाता है और उस समय चंदेरी का जो शासक रहता है वो रहता है मेदिनी राय। ठीक है, एक मेदिनी राय है, एक मेदिनी राय ख्वाजा है, दोनों को याद रखना आप लोग। मेदिनी राय ये चंदेरी का शासक रहता है ना, और एक मेदिनी राय ख्वाजा रहता है, वो बाबर का दामाद रहता है, बाबर का सेनापति भी रहता। और एक याद रखना महमूद लोदी, वो कौन रहता है, वो इब्राहिम लोदी का भाई रहता है, जो बाबर पानीपत का युद्ध जीतता है जिससे। ठीक है, तो देखो चंदेरी के युद्ध में जाता है और इस मेदिनी राय को पराजित करता है और इस चंदेरी को भी क्या कर लेता है, बाबर जीत लेता है। 29 जनवरी 1528 को बाबर और चंदेरी के शासक मेदिनी राय के मध्य जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध को चंदेरी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो बाबर का जो अगला युद्ध था वो चंदेरी के विरुद्ध था और इस युद्ध में बाबर क्या करता है, चंदेरी को जीत लेता और चंदेरी पर अधिकार कर लेता है। बाबर का जो नेक्स्ट अटैक रहता है वो रहता है 6 मई 1529 को, क्योंकि अभी भी आप लोग ये याद रखना कि ये बाबर है मुगल, और मुगलों के जो झगड़े चल रहे हैं वो किससे चल रहे हैं, अफगानों से चल रहे हैं, क्योंकि इब्राहिम लोदी भी क्या था, एक अफगान शासक था। तो इस समय अफगानों का 6 मई 1529 को अफगानों का जो नेतृत्व था वो कर रहे थे नुसरत शाह। ठीक है, अब नुसरत शाह और इधर भैया बाबर,
6 मई 1529 को बाबर और नुसरत शाह की सेना के मध्य एक घमासान युद्ध होता है। उस युद्ध को बोला जाता है घाघरा का युद्ध। ये जो घाघरा का युद्ध है ये इतिहास में इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि ये एकमात्र युद्ध था बाबर के द्वारा लड़ाया गया जो कि नदी में हुआ था, है ना। ये ऐसा युद्ध था जो आधा नदी में हुआ था और आधा कहाँ हुआ था, आधा हुआ था जल में। तो आधा जल में और आधा नदी में युद्ध लड़ा गया था। ये घाघरा एक नदी का नाम है। तो घाघरा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो 6 मई 1529 को अफगानों और बाबर के बीच हुआ था। इसमें नुसरत शाह इस युद्ध मैदान से क्या हो जाता है, भाग जाता है। तो आप लोग देखो, बाबर भारत में लगातार युद्ध जीतता है। बैटल ऑफ पानीपत हो, बैटल ऑफ खानवा हो, बैटल ऑफ चंदेरी हो या बैटल ऑफ घाघरा हो, ये 4 युद्ध जीतने के पश्चात भारत में मुगल सल्तनत की वास्तविक रूप से नींव डलती है। अब बाबर के बारे में हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। जैसे बाबर जो था इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाबर की जो आत्मकथा थी उसने तुर्की भाषा में लिखी थी, ठीक है। तो बाबर की जो आत्मकथा है तुर्की भाषा में लिखी गई है बाबर नामा नाम से, ठीक है। तो ये याद रखना। अब ये जो बाबर नामा है ये अनुवाद है, ये याद रखिएगा आप लोग। यहाँ से क्वेश्चन बताऊंगा कैसा आएगा। बाबर ने जो अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी उसका नाम तो था तुजुक ए बाबरी। क्या नाम था, तुजुक ए बाबरी। और आगे चलकर एक प्रसिद्ध विद्वान आए थे जिनका नाम था अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम, ये अब्दुल रहीम नाम सुना होगा, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, है ना। ये बैरम खां का पुत्र रहेगा। तो इस अब्दुल रहीम ने इस तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद करा था। किस नाम से, बाबरनामा से, ठीक है। तो बाबरनामा बोल लो, तुजुक ए बाबरी बोल लो, ये एक ही बात है। और ये क्या है, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा है किसकी, बाबर की, ठीक है। तो ये आत्मकथा तुर्की भाषा में किसने लिखी थी, तुजुक ए बाबरी बाबर ने लिखी थी। और इसका फारसी में अनुवाद किसने करा था, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने करा था। किस नाम से, बाबर नाम से। अब यहाँ पर यदि स्थापत्य कला के क्षेत्र में देखें तो जो बाबर था इसने पानीपत में एक मस्जिद बनाई थी जिसे काबुली बाग की मस्जिद कहा जाता है। तो काबुली बाग की जो मस्जिद थी ये बाबर के द्वारा बनवाई गई थी। इसके अलावा बाबर ने संभल में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसके अलावा बाबर का एक सेनापति था, नाम था उसका मीर बाकी। इस मीर बाकी को आप लोग इसलिए याद रखिएगा क्योंकि ये वही मीर बाकी है, ये वही बाबर का सेनापति है जिसने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर को तुड़वाकर एक मस्जिद बनवाई थी जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है। तो ये जो बाबरी मस्जिद है, इस बाबरी मस्जिद का जो निर्माण है ये करवाया गया था मीर बाकी के द्वारा, है ना। ये जो राम मंदिर अभी चल रहा है ना बनने का, अभी राम मंदिर बनेगा, तो ये राम मंदिर की जगह पहले बाबरी मस्जिद थी ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो बाबरी मस्जिद को तोड़ के राम मंदिर बनाया जा रहा है। तो ये जो मस्जिद थी ये मीर बाकी के द्वारा बनाई गई थी। अब ये जो बाबर था या ये जो मुगल थे, इनकी जो राजकीय भाषा थी, ये राजकीय भाषा में उपयोग करते थे फारसी भाषा का। तो इनकी जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी। इस बाबर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना करी थी और इस सार्वजनिक निर्माण विभाग को बोला जाता था सरहते आम। तो सरहते आम क्या है, ये सार्वजनिक निर्माण विभाग है जिसको वर्तमान में PWD यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखो, मैंने आप लोगों को बताया था भाई साहब, जब 1494 में बाबर शासक बना था तो 1507 तक भटक रहा था बाबर, दर दर की ठोकरें खा रहा था। और इन्हीं 13 सालों में बाबर की 3 शादियां हुई थी। तो जो पहली शादी हुई थी वो हुई थी माही बेगम से, दूसरी शादी हुई थी वो हुई थी गुलरुख बेगम, और तीसरी भाई साहब ने शादी करी थी दिलदार बेगम से। दिलदार, लो भाई साहब, यहाँ एक नहीं समझती है और वहाँ 3 करके बैठा हूँ। देखो, माही बेगम, गुलरुख बेगम और दिलदार बेगम,
ये माही बेगम की संतान था कौन? हुमायूं। अभी इसको पढ़ेंगे हम कल, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। और सबसे ज़्यादा जो प्रेम करता था वो करता था दिलदार बेगम से। इसी दिलदार बेगम की याद में क्या करा था उसने, आगरा में आराम बाग बनवाया था। आराम बाग, तो ये आराम बाग जो है ये एक बाग है, क्योंकि जो बाबर था इसको बगीचे लगाने का बहुत शौक था। इसने निशांत बाग, शालीमार बाग और भारत में ऐसे बहुत सारे बागों का निर्माण करवाया था। तो इसी प्रकार अपनी बेगम दिलदार बेगम के लिए उसने आगरा में आराम बाग बनवाया था। खास बात आराम बाग की ये है कि भारतीय में ज्यामिति पद्धति पर सबसे पहला बाग ये आराम बाग को ही बनाया गया है। दूसरी बात ये याद रखना कि 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की होती है मृत्यु। और बाबर की जब मृत्यु होती है तो सबसे पहले बाबर को आगरा के इसी आराम बाग में दफनाया जाता है, ठीक है। परंतु बाद में जब उसकी आत्मकथा पढ़ी जाती है बाबर की, तो उसमें लिखा था कि मुझे घर यानी कि काबुल ले जाकर दफनाया जाए। तो भाई साहब की कब्र खोदते हैं आगरा के आराम बाग से, और फिर कहाँ ले जाते हैं, फिर उसे काबुल ले जाकर क्या करा जाता है, दफनाया जाता है, ठीक है। तो बाबर में आप लोगों को इतना याद रखना है, और आप लोग आपके कमेंट जरूर करिया करें इस वीडियो पर कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के यदि आप लोगों को और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे हुमायूं के बारे में। तो चलिए, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।